तो स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। हमें केस स्टडी करना है बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर। तो देखते हैं भैया बेल्जियम से। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में। ये भैया हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें, मतलब कौन कौन से कंट्री अगल बगल आते हैं, तो वो हो जाता है भैया नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग। नीदरलैंड भैया ऊपर में, फ्रांस भैया नीचे में, राइट साइड में जर्मनी आ जाता है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लक्समबर्ग आ जाता है। अगर बेल्जियम का पॉपुलेशन देखें तो वो है भैया लगभग 1 करोड़। नीचे चलते हैं तो बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है भैया ब्रुसेल्स। मतलब ये हमारा मैप हुआ, जूम इन करेंगे तो हमें ब्रुसेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे एथनिक कॉम्पिटिशन ऑफ बेल्जियम। तो भैया बेल्जियम में 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ये ब्लू कलर के लोगों से। और भैया जो 40% लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ये ब्राउन कलर के लोगों से। बचे खुचे 1% ये लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं भैया, तो ये लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको मैं ये 3 लोगों से रिप्रेजेंट करता हूं। तो समझ में क्या आता है, पूरे कंट्री में मेजॉरिटी किसका है, 59% लोग डच स्पीकिंग पीपल का। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, वहां पे क्या सिचुएशन है। तो 80% लोग वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था ये ब्राउन कलर के लोगों से। और भैया 20% लोग वहां पे डच लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था ये ब्लू कलर के लोगों से। अब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया तो इसको 20% बनाते हैं, टैव हो गया 20%। तो समझ में क्या आता है कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में किसका मेजॉरिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का। तो यहीं से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पता है कि पूरे कंट्री में मेजॉरिटी किसका है भैया, डच स्पीकिंग पीपल का, मतलब जिसको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर हम कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में चले जाएंगे तो डच स्पीकिंग पीपल भैया वहां पे जाके माइनॉरिटीज बन जाते हैं, मतलब इनका जो संख्या है वो कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है भैया, तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल बहुत ही रिच थे और पावरफुल थे, इसीलिए भैया जो डच स्पीकिंग पीपल जो कि पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थे, उनकी जलती थी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से। तो प्रॉब्लम्स तो थे भैया, लेकिन हम देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया। तो बेल्जियम ने अपनाया एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब इन्होंने आइडेंटिफाई किया कितने तरह के कल्चर हैं, डाइवर्सिटीज़ है, कौन कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं पूरे कंट्री में। और 1970 से 1993 तक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। कितने बार भैया, 4 बार अमेंड किया। ठीक है, तो पहला देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने बोला कि सुनो, नंबर ऑफ डच स्पीकिंग पीपल और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, मतलब ये ब्लू लोग और ये जो भैया ब्राउन लोग हैं, इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया कि एक भैया स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, जिसको अलग से पावर दे दिया और उसको इंडिपेंडेंट बना दिया गया, ताकि भैया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ना आए। तीसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सुनो, एक डिफरेंट गवर्नमेंट हम बनाएंगे ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल सिटी में इतना ओल जोल है ना, वहां पे हम एक डिफरेंट गवर्नमेंट बनाएंगे। वहां पे भी दोनों का, मतलब ये जो ब्लू कलर के लोग हैं और ये जो ब्राउन कलर के लोग हैं, इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और चौथा इन्होंने क्या किया, एक और गवर्नमेंट बनाए, जिसका नाम था भैया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इनको पावर दे दिया गया था कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे लॉज बनाने का। तो बेल्जियम का ये बेहतरीन मॉडल देखते हुए यूरोपियन यूनियन के लोगों ने डिसाइड किया कि भैया हमारा हेडक्वार्टर हम बेल्जियम में ही बनाएंगे। और फाइनली जाके ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया था। ये जो लंबा चौड़ा बिल्डिंग है सो। तो यही था भैया हमारा केस। नहीं भैया, बेल्जियम के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम केस स्टडी करने वाले हैं श्रीलंका के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं श्रीलंका से। ये हो गया भैया हमारा मैप श्रीलंका का। तो पहला पॉइंट है हमारा, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, बोले तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दूसरा पॉइंट, इसका पॉपुलेशन है 2 करोड़, जो कि भैया इक्वल है हरियाणा स्टेट का।
और श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो वो है भैया कोलंबो। अब हम एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका देखते हैं। तो भैया 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ये कलरफुल लोगों से। और 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ये ब्लैक एंड वाइट लोगों से। दोनों पिक्चर को दिमाग में रखना है, इससे हमें पढ़ने में आसानी होगा। तो भैया तमिल स्पीकर्स भी दो तरह के होते हैं। तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका, मतलब जो श्रीलंका के ही लोग हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरा है भैया इंडियन तमिल्स, मतलब जो इंडिया से श्रीलंका गए हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और 7% लोग क्रिश्चियंस हैं, जिसको मैं गोल गोल मुंडी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये भैया दोनों भाषा बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज भी और तमिल लैंग्वेज भी। अब जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और जो तमिल स्पीकर्स हैं ये या तो हिंदू होते हैं या फिर मुस्लिम होते हैं। तो हमें समझ में क्या आता है कि श्रीलंका का भी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे बेल्जियम का था। लेकिन हमने देखा था कि भैया बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, ताकि हर कोई सुख शांति से एक ही कंट्री में रह सके। अब देखते हैं भैया कि श्रीलंका ने क्या किया। तो सिन्हाला स्पीकर्स जो कि मेजॉरिटी में थे, उन्होंने पावर को कैप्चर किया और कंट्री चलाने लगे। और भैया जो तमिल स्पीकर्स हैं जो कि 18% थे, उनको बोला गया कि भैया आराम से रहो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बेसिकली उनको कोई पावर नहीं दिया गया था। अब देखते हैं कि सिन्हाला स्पीकर्स जब पावर में आए तो उन्होंने क्या किया। तो पहला पॉइंट है हमारा, 1956 में सिन्हाला स्पीकर्स एक एक्ट पास किए और डिक्लेयर किए सिन्हाला लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। दूसरा पॉइंट है हमारा, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनते थे सारा फेवर करते थे सिन्हाला स्पीकर्स को। और तीसरा पॉइंट है भैया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया जो कि प्रोटेक्ट करता था और प्रमोट करता था बुद्धिज़्म को। क्योंकि भैया सिन्हाला स्पीकर्स बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, वो अपने रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो इन सब से तमिल स्पीकर्स बहुत ही परेशान रहने लगे। उनको लगने लगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमें इग्नोर करते हैं, हमें कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता। और भी भैया जितने अपॉर्चुनिटीज़ है सारा इग्नोर किया जाता है। जैसे अगर हम जॉब लेने जाएं तो हमें पूछा जाता है कि भैया कौन से लैंग्वेज से हो, तो हम बोलते हैं कि भैया हम तमिल लैंग्वेज से हैं, तो बोला जाता है कि भैया पतली गली से निकल जाओ। ठीक है। तो इन सब से तमिल स्पीकर्स को लगने लगा कि भैया हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दिया और उनका डिमांड था कि भैया तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। उनका एक और डिमांड था कि भैया सेपरेट गवर्नमेंट हो उनके रीजन में, मतलब जहां वो रहते हैं वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट हो। उनका तीसरा डिमांड था कि भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब हम जॉब वगैरह लेने जाएं तो हमें भी जॉब वगैरह दिया जाए। लेकिन ये सारा डिमांड को सिन्हाला कम्युनिटी ने ठुकरा दिया। अब तमिल स्पीकर्स बोले कि चलो कोई बात नहीं, हमें कम से कम एक अलग सा कंट्री तो दे दो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। लेकिन सिन्हाला कम्युनिटी ने बोला कि नहीं भैया, हम तो कुछ नहीं देने वाले, सारा डिमांड को इग्नोर कर दिए। अब सारा डिमांड इग्नोर होने के बाद तमिल स्पीकर्स को आया भैया बेजोड़ गुस्सा। अब बेजोड़ गुस्सा आने से क्या होता है भैया, सिविल वार। सिविल वार बोले तो जब एक ही कंट्री के अंदर दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होने लगे, उसे हम प्यार से बोलते हैं सिविल वार। अब सिविल वार चालू हो गया सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच में। अब देखते हैं सिविल वार से क्या हुआ। तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को तो देश छोड़ के ही जाना पड़ गया। और भैया श्रीलंका जो है वो बहुत ही पीछे चला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और कल्चरली भी। तो ये हो गया श्रीलंका का केस स्टडी। अब हमने जो के बारे में पढ़ लिया, अब हम डिटेल में समझेंगे कि भैया पावर शेयरिंग क्या होता है और इसे इंडिया में कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। हमने देखा था कि भैया बेल्जियम का एथनिक कॉम्पिटिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो वहां के लोगों को लगा कि अगर हमें एक साथ सुख शांति से एक ही कंट्री में रहना है तो हमें सारे कम्युनिटी को इक्वली रिस्पेक्ट करना होगा। बेसिकली बोले तो पावर को शेयर करना होगा। वहीं श्रीलंका में चले जाए तो वहां का भी एथनिक कॉम्पिटिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। लेकिन वहां की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिन्हाला स्पीकर्स, उन्होंने पावर को कैप्चर किया और गवर्नमेंट चलाने लगे, जिससे हमने देखा कि भैया सिविल वार हो गया। तो हमें समझ में क्या आता है कि पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पहला पॉइंट है भैया, पावर शेयरिंग करने से डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
जैसे अगर हम बेल्जियम में चले जाएं तो वहां पे लोगों ने पावर को शेयर किया तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहा। वहीं श्रीलंका में हमने देखा कि मेजॉरिटी वाले पावर को कैप्चर कर लिए, जिसके कारण वहां पे सिविल वार हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग तो उसका बेस ही है। अगर हम डिक्टेटरशिप देख ले, मिलिट्री रूल देख ले, या कोई भी राजा महाराजा का शासन देख ले, पावर किसी एक के हाथ में होता है। पर डेमोक्रेसी में क्या है भैया, हमारे पास पावर होता है लीडर्स को इलेक्ट करने का। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा पावर शेयर होगा उतना अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि इंडिया में पावर को शेयर कैसे किया जाता है। तो पहला पॉइंट है भैया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल को हम समझ सकते हैं जैसे रेल का पटरी होता है। इसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है, तीनों एक ही लेवल पे होते हैं, कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं होता। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि भैया सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा, ये सब। दूसरा है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल को हम समझ सकते हैं जैसे हमारा कुतुब मीनार होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल्स में। जैसे हमारा सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरे कंट्री के लिए होता है। उसके नीचे आ जाएंगे तो आता है भैया स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हर स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होता है। एक और है हमारा लोकल गवर्नमेंट, इसमें पंचायत आता है, म्युनिसिपल आता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे फेडरलिज्म चैप्टर में। तीसरा पॉइंट है हमारा, पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। मतलब जितने रिलीजियस ग्रुप्स है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, उनके बीच में पावर को इक्वली शेयर किया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, कन्फ्लिक्ट बोले तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था, उनको पावर दिया गया था लॉज बनाने के लिए कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम है। ये इसलिए लाया गया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ताकि हर कोई मेन स्ट्रीम में आ पाए। अभी ये वैलिड है या नहीं, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, पावर को हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी शेयर करना चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी शेयर करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए भैया ताकि जो रूलिंग पार्टी है उनके पास अनलिमिटेड पावर ना हो, मतलब वो कुछ भी मनमानी ना करे। इसीलिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। इसी में एक और टॉपिक है हमारा कोलिजन गवर्नमेंट। मतलब जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती है तो भैया वो लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिल के सरकार बना लेते हैं। इसे हम प्यार से बोलते हैं भैया कोलिजन गवर्नमेंट। तो यही था हमारा पावर शेयरिंग। मिलते हैं हम लोग अगले रिक्वेस्टेड वीडियो में, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।